नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज बात होगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 की। 28 अप्रैल को राज्यसभा से मंजूरी मिलते ही यह बिल संसद से पारित हो चुका है। इस बिल के जरिए ग्रामीण बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी वो किसी व्यावसायिक बैंक की तरह शेयर बाजार से भी पूंजी जुटा सकेंगे। इस बिल के जरिए विशेष में आज हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेहत से लेकर देश के विकास में उनके योगदान की तमाम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 को 28 अप्रैल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। सदन में बहस के दौरान कई सांसदों ने अहम सुझाव दिए। चर्चा के जवाब में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने माना कि इस विधेयक के जरिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी बाजार में पैसे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। आपको बताएं कि बीते दिसंबर में लोकसभा से यह बिल पहले ही पारित हो चुका है। जी, ये भी हो सकता है कि कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी आए, परंतु उसके लिए भी बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी हालत में 51% से हम लोगों की शेयर होल्डिंग स्पॉन्सर बैंक और केंद्र सरकार से नीचे नहीं गिरेगी। तो 51% तो हम कंट्रोल रख ही रहे हैं। साथ साथ अगर जो भी कुछ हम करेंगे वो हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, राज्य सरकारों के कंसल्टेशन में करेंगे। आपसे बातचीत होगी, आपसे चर्चा होगी। उस कंसल्टेशन के बाद अगर हम समझते हैं कि ये कैपिटल अगर प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 पर राज्यसभा में दिलचस्प चर्चा हुई। सांसदों ने कई तरह के सवाल उठाए और देहात में बैंकिंग प्रणाली को लेकर चिंता जाहिर की। सदन में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सांसदों की चिंता का जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री ने निजी निवेशकों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी का दरवाजा खोलने पर सांसदों के सवालों के जवाब दिए। इससे पहले कई सांसदों ने वित्त मंत्रालय से कई सवाल पूछे। ये बैंक में निजीकरण हो जाएगा तो एक संकट पैदा हो जाएगा। बड़े शहरों में उनको लाभ होगा, जो गांव में जहां 2000, 3000, 5000 की आबादी रहती है, असली भारत रहता है, वहां कोई भी निदेशक मंडल जो शेयर होल्डर हैं वो संस्तुत नहीं करेंगे कि गांव में शाखा खोली जाए। वो तो बड़े शहरों में, कस्बों में, बड़े शहरों में ब्लॉक स्तर पर शाखा खोलने की संस्तुत करेंगे। प्राइवेट कैपिटल इन्फ्यूजन रीजनल रूरल बैंक्स में होने जा रहा है। तो रीजनल रूरल बैंक्स जिन मकसद से बने थे, मामूली छोटे किसानों, सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, दस्तकारों, मामूली उद्यमियों को ऋण देने के लिए, तो जहां पर प्राइवेट कैपिटल इन्फ्यूजन होगा या जो प्राइवेटाइजेशन की ओर संस्था बढ़ेगी, क्या उससे यह मकसद पूरा हो पाएगा? आमतौर से पूंजी के बारे में धारणा है कि पूंजी अपना रिटर्न चाहती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहती है। So a different orientation is required. Sponsors Bank Association does not deliver that orientation. Please don't dilute its equity holding. Please don't allow private cherry pickers in the director board of regional rural bank. सांसदों ने कहा कि आरआरबी को राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिला देना चाहिए। सांसदों ने इसे प्रायोजक बैंक से अलग करने की बात भी कही। It is time that the government brings about an amicable separation between RRBs and sponsor banks. In this bill, there are provisions in terms of the allocation of shares which ensure that 35% that sponsor banks currently hold can be brought down to as low as 1% in order to meet the 51% target of state, center and sponsor bank holdings. You should not dilute the capital in RRBs. Rather, RRBs should be merged with the sponsor nationalized banks. हालांकि वित्त राज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रायोजक बैंक के साथ मिलकर आरआरबी बेहतर कर पाएंगे। जयंत सिन्हा के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग प्रणाली को मजबूती देने के लिए ये विधेयक बेहद महत्वपूर्ण है। What we are getting in terms of advice and recommendations back from the rural banks, it is that they very much benefit from having the sponsor banks. The systems and technology expertise that is required right now is so scarce. It is therefore a very good idea to ensure that the expertise and the capabilities that are in our sponsoring banks right now are available to the regional rural bank.
इससे पहले 18 दिसंबर को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे निचले सदन ने 4 दिन बाद 22 दिसंबर को मंजूरी दे दी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह से संसद के दोनों सदनों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक पारित हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे बैंकों के दिन बहुरेंगे। नए विधेयक को राज्यसभा में पेश करते वक्त वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इससे बैंकों को पैसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन आइए देखते हैं कि इस विधेयक में दरअसल प्रावधान कौन से हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में संशोधन लाने के लिए नई सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया। लोकसभा से 22 दिसंबर 2014 को पारित होने के बाद इसे राज्यसभा ने भी 28 अप्रैल को मंजूरी दे दी। विधेयक में इस बात पर जोर दिया गया है कि ग्रामीण बैंक के लिए तयशुदा पूंजी राशि बेहद कम है और इसे बढ़ाने की दरकार है। 1976 के अधिनियम में इन बैंकों की अधिकृत पूंजी की सीमा 25 लाख से 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन बदले हालात में इसमें बढ़ोतरी की गई है। अब अधिकतम राशि 2000 करोड़ रुपए और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। The amendments have been necessitated in view of the fact that the amalgamation of geographically contiguous RRBs, the technology upgradation and recapitalization support provided to RRBs from time to time has led to a situation where the share capital deposits of RRBs have crossed 500 crores in case of some RRBs, which is many times over the limit of rupees 5 crore for authorized capital provided under the said Act. 1976 के अधिनियम में 5 संशोधन किए गए हैं, जबकि एक उपबंध जोड़ा गया है। अधिनियम की धारा 3, 5, 6, 9 और 19 को संशोधित किया गया है। साथ ही धारा 10 को बदलकर नई धारा जोड़ी गई है। फिलहाल आरआरबी में 50% पैसे केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार और 35% प्रायोजक बैंक के होते हैं। RRBs are jointly owned by Government of India, the concerned state government and sponsor banks, and the issued capital of the RRBs is shared in proportion of 50%, 15% and 35% respectively. The RRBs are an integral part of our agricultural credit system and have over 19,000 branches, 1.6 lakh crores of gross loans, cover virtually every district and employ 80,000 people. बेसिक जो सरकार का एम है इसको अमेंडमेंट करने का, उसके अंदर बेसिकली इनका जो फाइनेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर जो था इसके अंदर की, इसके अंदर सरकार का कितना पैसा लगेगा, राज्य सरकार का कितना पैसा लगेगा, उसके अंदर एक बेसिक बदलाव करा गया है, जिसके अंदर इनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। पहले क्या था कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता था, 35% स्पॉन्सर बैंक का लगता था और 15% स्टेट गवर्नमेंट का लगता था। अब उन्होंने ये कह दिया है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, पर किसी भी सूरत में जो बैंक का और सरकार का हिस्सा मिला के 51% से कम नहीं होगा। विधेयक के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो ग्रामीण बैंक में शेयर होल्डिंग को बदल सके। केंद्र सरकार चाहे तो अपनी, राज्य सरकार की या फिर प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी को कम या ज्यादा कर सकती है। विधेयक के मुताबिक एक ग्रामीण बैंक का निदेशक दूसरे बैंक का निदेशक नहीं हो सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनने का अधिकार केंद्र सरकार, नाबार्ड, स्पॉन्सर बैंक और रिजर्व बैंक के पास होगा। विधेयक के मुताबिक अध्यक्ष और निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होगा। आरआरबीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी क्लियरली दर्शाया गया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है एक रीजनल रूरल बैंक चलाने के लिए। हर रीजनल रूरल बैंक के एक स्पॉन्सर बैंक होंगे और वो स्पॉन्सर बैंक होंगे कोई ना कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही इन बैंक्स को चलाएंगे, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो ये रीजनल रूरल बैंक्स हर एक तरह से सब्सिडरी रहेंगे एक नेशनल एक कमर्शियल बैंक के। तो कमर्शियल बैंक अपनी जो रेपुटेशनल जो बात है उसको इन बैंक में लाएंगे। In view of the proposed provisions for raising private capital by RRBs by sources other than the central government, the state government and the sponsor bank, provisions have also been made for shareholders to elect directors, a person not to be a director on the board of more than one RRB, and an appointment of an officer of the central government on the board of the RRB if considered necessary. सरकार को उम्मीद है कि इस विधेयक के बाद ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा को विस्तार देने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है, लास्ट माइल पर्सन का, हमारे इवन जो बीपीएल भाई बहन है गांव में, उनको ये एक बैंकिंग के सिस्टम के साथ कनेक्ट करें, उनको जोड़ें
ये टारगेट मैं पूरा करता हुआ इनको देखना चाहूंगा। देहात में वित्तीय समायोजन के लिए केंद्र सरकार ने फिलहाल कई योजनाएं शुरू की हैं। मुद्रा बैंक की हाल ही में शुरुआत हुई है। जानकारों का मानना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 के जरिए देहातों में बैंकों का नेटवर्क ज्यादा मजबूत होगा। विपिन चौहान के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के बाद से ही इसमें सुधार की बात भी शुरू हो गई थी। देहातों में व्यापक पहुंच के लिए कई बार कोशिश हुई। हाल ही में संसद ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे मंजूरी दी है। लेकिन इस ताजा कोशिश से पहले भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। 1975 में जब नरसिम्हन कार्यसमूह ने ग्रामीण बैंक खोलने की बात कही तो इसका हाथों हाथ स्वागत हुआ। संसद ने इसके लिए विधेयक पास कर कानून बनाया। लेकिन भारत में ग्रामीण और खेती पर टिके लोगों की बड़ी तादाद को देखते हुए इसमें सुधार की बात उसी वक्त शुरू हो गई। 6 ग्रामीण बैंकों की 17 शाखा देश के 12 जिलों में खोली गईं और 1991 आते आते इसमें काफी इजाफा हुआ। उस वक्त 196 ग्रामीण बैंकों की 14,446 शाखाएं खुल गईं। बाद में बैंकों की संख्या में कमी लाई गई। अब जिलों की संख्या तो बढ़ा दी गई है, लेकिन बैंकों की संख्या घटा दी गई है। लक्ष्य ये है कि कम बैंकों पर ज्यादा ध्यान देकर इसे मजबूत किया जाए। ग्रामीण बैंकों में सुधार की प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 चरणों में शुरू हुई। 1993 से 2000 के बीच पहले चरण का सुधार हुआ, फिर सन 2004 से 10 के बीच दूसरे चरण का और सन 2010 के बाद तीसरा यानी मौजूदा चरण अभी प्रगति पर है। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बहुत सालों से भारत सरकार कई सारे कदम लिए हैं। ये सारे कदम एक तरफ तो अच्छे हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो बैंक्स हैं, इनकी जो जिस मंशा से इनको तैयार किया गया था वो काफी हद तक फुलफिल नहीं हुआ है। आर्थिक सुधार लागू होने के बाद 1993 में सरकार ने नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट पर आगे बढ़ने का फैसला किया। बैंक शाखा बढ़ाने, नॉन फंड बिजनेस को बेहतर करने और पूंजी की व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया गया। 1995 में इसमें निवेश के तौर तरीके बदले गए। 1996 में निवेश को और उदार किया गया। 20वीं सदी के खत्म होते होते म्यूचुअल फंड सहित कई अहम चीजों में बदलाव किए गए। नरसिम्हन कमेटी या चक्रवर्ती कमेटी के अगर जो मेन सजेशंस जो थे, वो उनमें से यही मेन चीज़ था कि रीजनल रूरल बैंक्स को बैंकिंग क्षेत्र के अंदर लाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ रखा जाएगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रखा जाएगा। ये जो एक डाइकोटमी है, इस डाइकोटमी को ख़त्म करने की बात दोनों कमेटी ने किए थे। तो इस कैपिटलाइजेशन की बात थी कि किस हद तक वो लोन दे सकते हैं, यानी कि एक रीजनल रूरल बैंक किस हद तक लोन दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके टियर 1 कैपिटल या टियर 2 कैपिटल में कौन सब्सक्राइब करेगा। 2004 में फिर शुरू हुआ सुधार का दूसरा चरण। इसमें ग्रामीण बैंकों को मिलाने की प्रक्रिया तेज हुई। प्रायोजक बैंक के साथ इसे जोड़ने पर ध्यान दिया गया। इस मद में 2007 और 8 और 2008 और 9 में 1796 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2004 में ग्रामीण बैंकों को बीमा क्षेत्र में उतरने की इजाजत मिली। सन 2007 में बीमा के दायरे को और आगे बढ़ाया गया। इसके बाद ग्रामीण बैंक को रेपो मार्केट में उतरने की हरी झंडी दी गई। एटीएम खोलने से लेकर सरकारी बिजनेस में उतरने की इजाजत भी इसी चरण में मिली। वित्तीय स्थिरता के लिए इस चरण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट के अंदर मेन चीज़ यही थी कि इसके अंदर इनके लॉसेस को हटा के इनके अंदर गवर्नमेंट दोबारा फाइनेंस करे। तो इसके लिए पिछले सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1100 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद इन्होंने 700 करोड़ रुपए कंटीजेंसी फंड भी बनाया। तो चक्रवर्ती कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर पिछले 3-4 सालों से ऑलरेडी काम चल रहा है। उसी के अंदर ये था कि इनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट आती है, तो उसी के लिए जो विधेयक पारित करा गया, जो अमेंडमेंट का पारित करा गया, उसका पर्पज़ यही है कि अब इनको बाजार से पैसा उठाने के अंदर या सरकार से रीफाइनेंसिंग करवाने के लिए काफ़ी मदद मिल जाएगी। सन 2010 में तीसरे चरण की शुरुआत हुई। डॉक्टर के चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट के बाद ग्रामीण बैंक के कलेवर में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। 40 बैंकों का पुनर्पूंजीकरण हुआ। सन 2010 में शाखा के लिए पुरानी लाइसेंस नीति को ज्यादा उदार किया गया।
50,000 से कम आबादी वाले इलाकों में शाखा खोलने का रास्ता साफ हुआ। इसके लिए रिजर्व बैंक से पहले अनुमति नहीं लेने की ढील दी गई। अक्टूबर 2012 में सारे प्रायोजक बैंकों को आपस में जोड़ने का काम शुरू हुआ। ग्रामीण बैंकों के सुधार में कई कानूनी अड़चनें आने लगी। सरकार का दावा है कि इन्हीं अड़चनों को दूर करने के लिए नया विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसे अब दोनों सदनों की मंजूरी मिल चुकी है। विपिन चौहान के साथ मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। भारत में खेती महज व्यवसाय ही नहीं बल्कि जीविकोपार्जन का भी एक अहम जरिया है। 60% से ज्यादा आबादी को आज भी खेती और कृषि आधारित उद्योगों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उनको रोजगार मुहैया कराते हैं ये, लेकिन देश के किसान अभी भी बदहाल हैं। पूंजी की कमी से जूझते किसानों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक बड़ी राहत है। देश की 52% आबादी सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से खेती अर्थव्यवस्था में अहम योगदान करती है, लेकिन किसानों की परेशानियां कुछ कम नहीं हैं। खेती में मुनाफा दिन ब दिन घट रहा है। खेती के पुराने तौर तरीके, पूंजी की कमी, भूमि सुधार का अभाव और सही मार्केटिंग ना होने से उत्पादकता पर असर पड़ा है। इससे बेहाल किसान लगातार महाजनों के कर्ज के जाल में उलझते रहे हैं। को जो लाया गया था कि ये सारे वो ऐसे बैंक होंगे जहां पे शेड्यूल बैंक्स जा नहीं सकते हैं, इंटीरियर गांव में जहां पे रेपुटेशन रिस्क है। आप एक छोटे से किसी दिन मजदूरी करने वाला आदमी को लोन दे रहे हैं, लेकिन उस आदमी को लोन सर्विस करने का एबिलिटी है या नहीं, उसको बैंकिंग के जो सिस्टम्स हैं कुछ हद तक उसको उसमें समझदारी है या नहीं, ये चीज़ को समझना शेड्यूल बैंक्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनके जो नेटवर्क है वो उस तरह के नहीं है जो इन इलाकों में डिटेल में लोगों के साथ फैमिलियरिटी बढ़ा सके। किसानों को वक्त पर पूंजी मिल जाए और वो महाजनों के चंगुल में ना फंसे, इसके लिए देश में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली मजबूत करने और कर्ज बांटने की प्रक्रिया आसान करने की जरूरत है। बदहाल होती खेती और कर्ज में डूबते किसान को सहारा देने के लिए ऐसे बैंकों की जरूरत है जो ग्रामीण विकास की बढ़ती हुई जरूरतों को ठीक से समझ सकें। ऐसे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका अहम हो जाती है। कमर्शियल बैंक रूरल एरिया में खुलता है, उसे बहुत प्रॉफिटेबल अकाउंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे अकाउंट्स ज़्यादा मिलते हैं जहां सर्विसिंग एस्पेक्ट या सोशल एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक यस, बैंकिंग के सामने बहुत चुनौतियां हैं, बट आरआरबीज को अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस मिले तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखना ये होगा कि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए, उस तरीके से गाँव के लोगों की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उस तरीके से प्रोडक्ट जो है डेवलप किए जाएं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स एड्रेस हो, साथ ही साथ बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी देखा जाए। सरकार के मुताबिक देश में कृषि और ग्रामीण ऋण का 50% से ज्यादा सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुहैया करा रहे हैं। फिलहाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फसलों पर ऋण, खाद व बीज खरीद पर सस्ते कर्ज उपलब्ध कराने के अलावा निर्धन परिवारों को रोजगार के लिए वाजिब दर पर पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। ये बैंक लघु व कुटीर उद्योग, शिक्षा, भूमि सुधार और डेयरी उत्पादन के लिए भी कर्ज देते हैं। हर इलाके में गांव के लोगों की अलग रिक्वायरमेंट है। कहीं कोई फसल बीजी जाती है, कहीं कोई ऐसी लोग हैं जो पशुपालन से अपना जो है गुजारा ज़्यादा करते हैं, कहीं टॉपोग्राफी कैसी है। तो आई थिंक जो मेरी सजेशन, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि लोकल एरिया से कनेक्ट बनाएं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करें, कंप्यूटराइजेशन को बढ़ाएं, ब्रांचेस ज़्यादा खोलें और लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसको एड्रेस करें और फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिले ऑपरेशंस में। वो आई थिंक आगे चल के बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समान बैंकों की तरह ही किसानों को एफडी, आरडी, स्वास्थ्य बीमा, कृषि ऋण, किसान विकास पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड और एटीएम सुविधा मुहैया करा रहे हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्राहकों को इंटर बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं भी दे रहे हैं। इसके जरिए इन बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत हैसियत बनाई है। विपिन चौहान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
और अब आरआरबीज के इतिहास की अगर बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1976 में की गई थी और इसका मकसद ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण को बढ़ावा देना था। उम्मीद ये जताई गई थी उस वक्त कि ये बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का इतिहास काफी पुराना है। 26 सितंबर 1975 को सरकार ने अध्यादेश के जरिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने का ऐलान किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के जरिए ग्रामीण बैंकों को कानूनी जामा पहनाया गया। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में ऋण व्यवस्था मजबूत करना और भूमिहीन किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाना था। क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों से जमा राशियां इकट्ठा करते हैं। ये जमा राशियां छोटे और मझोले किसानों, श्रमिकों और काश्तकारों को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिस तरीके से हमारे देश का स्ट्रक्चर है, हमारा देश जो है बेसिकली अभी भी रूरल इकोनॉमी से जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ इकोनॉमी चलती है, वहाँ से जो है सारी इकोनॉमी शुरुआत होती है। तो ऐसे में इनका काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना में 50% अंशदान भारत सरकार, 15% संबंधित राज्य सरकार और बाकी 35% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित करने वाले बैंक का होता है। ये बैंक राज्य के कुछ हिस्से या अधिसूचित जिलों में ही कारोबार कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कारोबार में निधियां, जमा राशियां, नाबार्ड को आवंटन धन, प्रायोजक बैंक, सिडबी और राष्ट्रीय आवास बैंक से उधार शामिल है। किसानों की ग्रोथ होगी तो उससे कंट्री की ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज चाहे आज एग्रीकल्चर का जीडीपी में ग्रोथ कम रह गया है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी गाँव से ही फ्लो करते हुए मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ जाती है। तो उन लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, उनके लिए जो है लोन्स अवेलेबल कराना, उनके लिए धन अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है और इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2001 में डॉक्टर वीएस व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने ग्रामीण ऋण प्रणाली और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अहमियत और उन्हें व्यावहारिक बनाने के लिए सिफारिशें सरकार को सौंपी। डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों के तहत ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2005 में पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद 31 मार्च 2013 आते आते ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 64 रह गई। इस वक्त देश के करीब 635 जिलों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के करीब 19,000 शाखाएं हैं। सारी कमेटियां इनमें आरआरबीज के बारे में अपने अपने सुझाव दिए हैं, कुछ पर अमल भी किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहा है वो है रीजनल रूरल बैंक का जो उनकी ऊपर। हालांकि कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों में इनकी हालात में सुधार आया है। 31 मार्च 2013 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निधि में पिछले साल के मुकाबले 13% इजाफा हुआ। पुनर्गठन और पुनर्संयोजन के बाद कई बैंक घाटे से उबर आए हैं। 2013 में इन बैंकों के पास कुल जमा राशियां 2,11,458 करोड़ थी। इनमें 33 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे हैं जिनमें हर एक की जमा राशियां 3,000 करोड़ से ज्यादा हैं। ज्यादातर रीजनल रूरल बैंक्स के कैपिटल काफी काफी कम है, अंडर कैपिटलाइज्ड है। और अंडर कैपिटलाइज्ड इसलिए हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट के देखेंगे। जो बैंक्स थे जिनके अंडर उनको चलना चाहिए था, वो कहते थे भाई हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे पास दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करके एक सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल में रीजनल रूरल बैंक्स को लाया जा रहा है। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है। कंप्यूटरीकरण, बेहतर मार्केटिंग और बेहतर ग्राहक सेवा के चलते कारोबार बढ़ा है। इसके बावजूद इन बैंकों के सामने परिचालन खर्च घटाने, क्रेडिट एक्सपोजर सीमा में बढ़ोतरी और कारोबार में विविधता लाने की चुनौतियां हैं। विपिन चौहान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही।
पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।